Okay, so again this is the lecture for CA final audit. हमने एक पहला स्टैंडर्ड लेक्चर पढ़ा था, बेसिक लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम CA फाइनल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं है, उसके साथ हमें और भी स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं और उन सबको मिला के हम कह सकते हैं इंगेजमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सब बेसिक हमने पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट जो लिमिटेड रिव्यू करते हैं हम, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट जहाँ पे कोई अश्योरेंस सर्विस ही देते हैं लेकिन वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा पे नहीं होती, और स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस जो एक्चुअल में अश्योरेंस सर्विस ही नहीं है, अश्योरेंस को छोड़ के हम कोई और सर्विस देते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, मैंने जस्ट एक हिंट में रिवीजन करवा दिया। आज मेरा टारगेट है एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना कि देखो ऐसे समझो, एज एन ऑडिटर अगर मैं कहीं ऑडिट करने जाता हूँ, बार बार इसी एग्जांपल को दिमाग में रख के चीज़ों को सोचो अभी, है ना। जब तक हम इंगेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा ऑडिटर को फील करने की कोशिश करो कि एक ऑडिट कैसे मिलता होगा, या उसके दिमाग में सबसे पहले एज एन ऑडिटर क्या फ्रेम बनती होगी कि मुझे क्या ऑडिट करना है। जितना ये पार्ट समझ में आ जाएगा उतना आगे ईज आउट होता जाएगा मामला, और ये सब्जेक्ट आपको फिर नहीं लगेगा कि यार ये रटने का सब्जेक्ट है। एज एन ऑडिटर मैं सपोज किसी क्लाइंट के पास अप्रोच करता हूँ, या क्लाइंट मुझे अप्रोच करता है, टू बी स्पेसिफिक क्लाइंट मुझे अप्रोच करता है और क्लाइंट कहता है कि मुझे आपसे कुछ सर्विसेज चाहिए। तो एक चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बहुत सारी सर्विस उसको दे सकते हो, है ना। उसमें अश्योरेंस सर्विस आती है, नॉन अश्योरेंस सर्विस आती है। अश्योरेंस सर्विस में भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस देना अलग चीज़ है, और अदरवाइज अश्योरेंस देना अलग चीज़ है। ये चीज़ हम ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में सीख चुके हैं, उस लेक्चर को देखोगे तो ये चीज़ का डिफरेंस समझ में आएगा। आज मैं और एक स्टेप अंदर बात करूं। क्या होता है कि हम अगर बात कर रहे हैं कि हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस दे रहे हैं, मैं स्पेसिफिक हूं आज किस पे, यू आर प्रोवाइडिंग, उसने कहा मुझे तो अश्योरेंस सर्विस चाहिए, ओके, तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अश्योरेंस सर्विस। और अश्योरेंस सर्विस मैंने कहा दो चीज़ों पे दी जा सकती है ना, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदरवाइज। तो यहाँ पे तो अभी हम बिल्कुल बेसिक पे हैं कि हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं, क्लाइंट को ये ही चाहिए। सो वी सेड ओके, दैट्स ओके। अब हमारा ध्यान किस चीज पे जाएगा, इस वर्ड पे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये प्रिपेयर किसने की होगी, इसे कौन प्रिपेयर करता है, इसे मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा उसने ये प्रिपेयर किए होंगे, अकाउंट्स वगैरह, नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे, अकाउंटिंग की होगी बेसिकली। तो जो वो अकाउंटिंग करते हैं, क्या उसका कोई फ्रेमवर्क होता है। जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा ना, प्रोपराइटरशिप का अलग फ्रेमवर्क था, पार्टनरशिप का था, कंपनी अकाउंट का अलग फ्रेमवर्क है, और कंपनी एक्ट उसे बताता है किस फ्रेमवर्क पे अकाउंटिंग की जाती है। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट ने उसमें एक फ्रेमवर्क फॉलो किया होगा। हम आज उसी फ्रेमवर्क के लिए कुछ इंफॉर्मेशन सीख रहे हैं कि आखिर हमें फ्रेमवर्क को किस एंगल से देखना चाहिए, हमारा हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए फ्रेमवर्क को देखने का। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आगे जाके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में काम आता है, और इसको हम रिपीटेटिवली यूज करेंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा आइडिया हमें होना चाहिए कि मैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे कैसे सोचूंगा। देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब जिसको तुम बचपन में अकाउंटिंग कहते थे, ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ ब्रॉडर टर्म जिसमें हम रिपोर्ट के एंगल से बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, बेसिकली बच्चों की भाषा में बोले तो अकाउंट्स, उसका फ्रेमवर्क। और यहाँ बात कर रहे हैं एप्लीकेबल, तो हर कंपनी के लिए अलग अलग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपकी एक बैंकिंग कंपनी है तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलग अलग होंगे। बैंकिंग बिजनेस के लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, इंश्योरेंस के लिए अलग, एयरलाइन इंडस्ट्री का अपना कुछ हो सकता है। और ये सारी फ्रेमवर्क्स एप्लीकेबल कौन करवाता होगा इन्हें, कौन बताता होगा कि तुम्हें क्या फ्रेमवर्क फॉलो करना है। तो बेसिकली मैं बार बार जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, आपके नेचर पे डिपेंड है कि आपको किस तरह के फ्रेमवर्क में अकाउंटिंग करनी चाहिए या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी चाहिए, आपको किस तरह के फ्रेमवर्क में अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी चाहिए, है ना। अब वो अकाउंटिंग वर्ड बोलना भूल जाओ या सोचना भूल जाओ, आईपीसीसी तक तुम सोचते हो बोलते हो, जस्ट उसको इग्नोर कर दो। अब ये ही वर्ड बोलना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए आपको कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। ये चीज सबसे पहले तो तय होती है कि आपके नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी एंटिटी की नेचर क्या है। आप इंश्योरेंस बिजनेस हो, आप इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या करते हो। दूसरा, आप उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या ऑब्जेक्टिव हासिल हासिल करना चाहते हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नेचर ऑफ एंटिटी डिसाइड करेंगे आपके ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। नेचर ऑफ एंटिटी और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस, है ना, यूजर के हिसाब से पर्पस बदल जाता है। आगे देखो, रिक्वायर्ड लॉज एंड रेगुलेशंस भी आप पे लगेंगे। एग्जांपल है कंपनीज एक्ट। तो अगर आपसे कुछ स्पेसिफिकली, अगर आप बैंकिंग बिजनेस करते हो तो आपके ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलाते हो, इंश्योरेंस करते हो, आईआरडीए की गाइडलाइंस लगेंगी। तो आपके ऊपर लॉज भी एप्लीकेबल होंगे, रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होंगे। किसी पर्टिकुलर बॉडी के रेगुलेशंस हो सकते हैं जो रेगुलेटर होगा आपका, उनके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो ये चीजें कि भाई आपका फ्रेमवर्क कैसा होगा, एक बैंकिंग बिजनेस का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क कैसे होगा, उसके ऊपर क्या अप्लाइड है, ये चीज डिसाइड होती है एंटिटी का नेचर, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपके ऊपर अप्लाई होने वाले लॉज एंड रेगुलेशन। इन चीजों को ठीक से डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। तो हर एंटिटी का अलग अलग शक्ल इसीलिए होती है क्योंकि उनका नेचर अलग है, उनके ऊपर लगने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, लॉज अलग है, इसलिए उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग अलग दिखेगी आपको, आपको उनका प्रेजेंटेशन अलग अलग दिखेगा, ठीक है। अलग अलग दिखने का रीजन थोड़ा इमेजिनेशन में आया होगा। दूसरी बात, तो ये जो काम होता है ये कौन करता है, कि ऑडिटर तो नहीं करता, ऑडिटर तो चेक करने जाता है, ये मैनेजमेंट करके रखता है या टीसीडब्ल्यूजी करके रखता है। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी में एक छोटा सा डिफरेंस दिमाग में सेट करके रखो। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, टीसीडब्ल्यूजी स्ट्रेटेजिक बॉडी है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट सेम भी हो सकते हैं, है ना। एक शॉपकीपर ऑनर भी हो सकता है और उसकी दुकान पे वो काम भी कर रहा होता है। तो रोल से समझो जरा, अगर स्ट्रेटजी भी वही बंदा बना रहा है, एडमिन भी वही कर रहा है, तो फिर दोनों सेम हो गए ना। तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, जो लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें टीसीडब्ल्यूजी बिल्कुल अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होता है। तो उस हिसाब से आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि ये जो फ्रेमवर्क है इसको अडॉप्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है। इसको अडॉप्ट करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की है, और हमें यही तो अश्योरेंस देना है। हमारा काम क्या है एज ऑडिटर, हमारा काम है एज ऑडिटर हमें ये अश्योरेंस देना है कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने जो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है वो ठीक लगाया है, एंट्रीज ठीक करी है, उसका इम्पैक्ट ठीक है, मटेरियली ठीक है कि नहीं एंट्रीज, वो फ्रॉड है क्या, एरर तो नहीं है कुछ, वो तो बहुत आगे जाके तय करेंगे हम। एज एन ऑडिटर सबसे पहले तो हम ये तय करेंगे कि भैया जिस फ्रेमवर्क पे आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, वो फ्रेमवर्क ठीक से अडॉप्ट किया है कि नहीं। यहां से हम शुरू करेंगे। तो मैं फिर से एक सेकंड में समराइज करता हूँ। सपोज हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा हमको अश्योरेंस सर्विस चाहिए। काय पे अश्योरेंस चाहिए आपको, उन्होंने कहा हमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस चाहिए। हमने कहा ठीक है। सबसे पहले हम उसको क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भैया उसने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है
उसने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है, वो जो अकाउंट्स मेरे सामने प्रेजेंट कर रहा है, वो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने हैं, तब तो मैं उसमें जाके अंदर एनालाइज करूंगा। तो सबसे पहला काम तो ये कि मैं उसको ये देखूं कि एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से उसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी है कि नहीं। बात समझ में आई? तो उनके मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके दी है, वो बेस्ड होनी चाहिए उनके नेचर पे, उसकी एंटिटी के हिसाब से वो सूटेबल होने चाहिए, एप्लीकेबल होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सूटेबल होने चाहिए, और लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस करके बनाए गए होने चाहिए। ये है मेरी पहली जिम्मेदारी, अगर मैं किसी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा पे अपना एश्योरेंस देना चाहता हूं तो। आई होप ये बात थोड़ी समझ में आई होगी, एक दो बार और सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये दिमाग में मैपिंग अगर ठीक हो गई तो आगे जाके टॉपिक्स याद नहीं करने पड़ेंगे, तुम्हें वर्ड्स भी आएंगे और तुम उसको सेंस भी कर पाओगे कि मुझे यहाँ पे किस तरह से लिखना चाहिए। आगे, ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रेमवर्क ठीक लगाया है कि नहीं। अब हम जा रहे हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या नेचर होता होगा सर? एक नेचर है इसका कि फाइनेंशियल, ये जो नेचर है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन लोग यूज करेंगे। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर जनरल हैं, जनरल है मतलब कोई भी यूज कर सकता है, सबके पर्पस के हिसाब से बने हुए हैं, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएंगे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई भी यूजर यूज कर सकता है, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर, हाँ 11th से पढ़े हैं तुमने। मैनेजमेंट इसका यूजर है, शेयर होल्डर इसके यूजर है, गवर्नमेंट इसकी यूजर है, बैंक्स इसके यूजर हो सकते हैं, कोई भी इसका यूजर हो सकता है। तो जनरल पर्पस यूजर्स हैं, तो आपके स्टेटमेंट जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए। सर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए का क्या मतलब है, वो तो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आपका यूजर स्पेसिफाइड है तो आपका स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल जाएगा। इसके लिए आप बोल रहे हो सर चल जाएगा, और इसके लिए आप बोल रहे हो वैसा होना चाहिए। मेरे शब्द की जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसकी टोन डिफरेंट है ना, इसीलिए तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट रटने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाए गए हों, एज अ अश्योरेंस प्रोवाइडर मुझे ये चेक करना पड़ेगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये जनरल पर्पस यूजर्स की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मेरे सामने रख दिए गए तो मैं ये सिर्फ देखूंगा कि यार जिस पर्पस के लिए बनाए गए हो, स्पेशल पर्पस मतलब उस स्पेसिफिक पर्पस का नीड सेटिस्फाई हो रहा है क्या, देन इट इज ओके, जिस पे भी मुझे एश्योरेंस सर्विस देनी हो। अगर मुझे एसपीएफएस की, तो अब देखो सवाल आगे बढ़ गया। मैं यहां पे था, क्लाइंट के पास हम गए, क्लाइंट ने कहा एश्योरेंस सर्विस चाहिए, हमने कहा ठीक है, किस तरह की इंफॉर्मेशन पे चाहिए, उसने कहा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे चाहिए। मैंने कहा ठीक है तुम्हारे अकाउंट्स लेके आओ। सबसे पहले मैंने चेक किया यार उसने जो अकाउंट्स बनाए हैं, उसने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है, वो एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है या नहीं। एप्लीकेबल फ्रेमवर्क का क्या मतलब था सर? एप्लीकेबल फ्रेमवर्क का मतलब था कि उस एंटिटी के उस एंटिटी के नेचर के हिसाब से, उस एंटिटी के पर्पस के हिसाब से। तो ये जो पर्पस वर्ड आया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां से मैं तय कर रहा हूं कि भाई आपका जो पर्पस है वो या तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। मैं ये डिसाइड कर रहा हूं। अगर वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा, और अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कह रहा हूं कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमें आईसीआई ने दिया है, ऐसे 800, उसको देखो और उसके हिसाब से देखो कि क्या मैनेजमेंट ने इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को करने में जो एफर्ट दिए है वो ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक ही स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डेंस में हमें अपना अश्योरेंस देना है। अगर ऐसे 800 का कंप्लाई ऐसे का 800 का कंप्लायंस हम करेंगे
और उसके कंप्लायंस जब हम ऐसे 800 पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो प्रोविजंस है जो मुझे चेक करने चाहिए किसी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अश्योरेंस बनाने के पहले। वो एविडेंसेस जो उसमें लिखे हैं वो मुझे कलेक्ट करने चाहिए। तो एक जजमेंट बनाने के लिए कि जो मैनेजमेंट ने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं वो ठीक है या नहीं, उसमें मेरा किस तरह का कमेंट होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास ऐसे 800 है। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है? तो ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो किसी स्पेसिफिक यूजर, जैसे बैंक ने कहा यार हम आपको लोन तभी देंगे, आप अपने स्टेटमेंट को हमारी टोन में लेके आओ, हम जैसा जैसा बोल रहे हैं उस टोन में लेके आओ। तुम्हारे सिक्योर्ड डेटर कितने हैं, अनसिक्योर्ड डेटर कितने हैं, तुम्हारे ऊपर कितने सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन है, तुम्हारे पास अभी कितना कैश अवेलेबल है, इस तरह का डेटा के हिसाब से मैं उसको केवल इन्हीं आइटम्स से मतलब है, उसको सारी चीजों से मतलब नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग में हमने एसपीएफएस बनाया। अब हम लेके पहुंचे बैंक के पास, तो बैंक वाला बोलेगा यार तुम ये लेके आ गए हो, ये ऑथेंटिक है कि नहीं? तुमने बना के कुछ भी लिख दोगे फिगर, मैं कैसे मान लूं? ठीक है, तो कोई कंपनी थी, उसको बैंक से लोन चाहिए था, है ना, कहानी को फिर से मैं रीड्राफ्ट कर देता हूँ। एक कंपनी थी, उसको बैंक से लोन चाहिए था, तो वो बैंक के पास गया, बैंक से बोला कि यार चलो मुझे लोन दे दो। बैंक ने कहा कि यार ठीक है, लाओ तुम्हारे अकाउंट्स ले आओ। तुम अकाउंट्स लेके गए, बैंक वाला बोले यार मेरे को तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए तो जो जो आइटम्स इंपॉर्टेंट है आप केवल उन आइटम्स के हिसाब से मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिकली बना के दे दो। आपने कहा ठीक है, अब बता दो किस फॉर्मेट में चाहिए। उसने अपने एक फॉर्मेट बना रखा था, वो फॉर्मेट आपको चिपका दिया, बोला ये फॉर्मेट लेके जाओ और इसके अंदर डेटा लेके आओ। हम एज अ कंपनी अपने डिपार्टमेंट के पास गए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास, बोला कि इस फॉर्मेट में डेटा फिल करके दे दो। उस फॉर्मेट में डेटा फिल करके फिर हम बैंक के पास पहुंचे। बैंक वाला बोलता है यार मैं इसको जेन्युइन कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो ये ऑथेंटिक है? तो बोले इसके लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ और उससे इस पे मेरे लिए वेरिफिकेशन लाओ, अश्योरेंस लाओ कि आप जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हो वो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ है, इन अकॉर्डेंस विथ यू कैन से स्टैंडर्ड्स है, और उसमें कोई फ्रॉड एरर नहीं है ना? इस तरह का अश्योरेंस मुझे ला के दे दो। तो वो फिर हमारे पास आया और हमारे पास आके बोला कि भाई मुझे यही कहानी उसने चालू करी, मेरे को अश्योरेंस सर्विस चाहिए। मैंने कहा काय पे चाहिए? उसने कहा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे हम सबसे पहले उसको देखने लगे कि यार इसके एप्लीकेबल एफआरएफ कौन से हैं। एप्लीकेबल एफआरएफ, इसको शॉर्ट में मैं ऐसे बोलता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा लगता है। उसके एंटिटी पे गया, फिर उससे पूछा यार तेरा पर्पस क्या है, ये जो तू मुझे मुझे ला के दे रहा है इसका पर्पस क्या है? तो उसने बताया मुझे कि यार वो बैंक के लिए मुझे एक अकाउंटिंग यूजर है, सिर्फ एक अकाउंटिंग यूजर, दैट इज बैंक, दैट इज स्पेसिफिक अकाउंटिंग यूजर, उसके हिसाब से मुझे ये मैंने प्रिपेयर किया है। तो अब हम उस एंगल से सोचना शुरू किया और हमें समझ में आया कि ओके, अब हमने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ऐसे 800 कंप्लाई करना, दैट्स इट। ये इस तरीके से डिड्यूस होगा पूरा मामला। अगर कोई क्लाइंट सर आपके पास आया जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला नहीं है, वो तो कह रहा है कि यार मैं, तो उसके अकाउंट्स उस तरह से दिखने चाहिए मुझे। स्पेशल पर्पस वाले के अलग दिख सकते हैं और जीपीएफएस के अलग तरीके से प्रेजेंटेबल होंगे ना, उसमें सारी इंफॉर्मेशन, सारे पॉइंट्स कवर्ड होंगे। उस जबकि जो स्पेशल पर्पस वाला है उसके अंदर डायरेक्टेड होगा केवल बैंक के लिए, जो इंफॉर्मेशन कवर्ड है उसने अपना फॉर्मेट दे रखा है बैंक वाले ने। सो इन दोनों चीजों के डिफरेंस को समझना हमारा काम है। एज एन ऑडिटर हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो जो मेरे पास मेरा क्लाइंट आया है वो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मेरा एश्योरेंस लेने आया है, जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस। अगर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एश्योरेंस देना है तो मेरे को ऐसे 200 से लेके 720 सारे कवर करने हैं, सारे। यहां पे केवल ऐसे 800। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते जाते हैं कि मुझे कितना कंटेंट देखना पड़ेगा, कितने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का कंप्लायंस करना पड़ेगा अगर मुझे इस पर अश्योरेंस देना है। तो अगर मुझे जीपीएफएस पे अश्योरेंस देना है तो मुझे ऐसे 200 से लेकर 720 तक सारे स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस करवाना पड़ेगा। आई होप मैं ये समझा पाया। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये एज एन ऑडिटर हम चेक करते हैं कि क्या
किसी कंपनी ने जिसका हम अश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं, जिसको हम अश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं, उसने उसके ऊपर जो एप्लीकेबल थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जो भी रूल्स रेगुलेशन, उसको सबको कंप्लाई करते हुए ही उसने अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है या नहीं। ठीक है, और उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं, अब मैं स्पेसिफिक आ गया हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से किस पे आ गया हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मतलब उसने अपना एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो बनाई है वो स्पेशल पर्पस बनाई है या जनरल पर्पस बनाई है। अगर स्पेशल पर्पस बनाई है मतलब उसने डेडिकेटेडली किसी एक क्लाइंट के लिए बनाई है, किसी एक यूजर के लिए बनाई है। और अगर उसने जनरल पर्पस बनाई है, इसका मतलब है उसने सभी के लिए जो चीज बनाई है। तो जो जो चीज सभी के लिए प्रिपेयर है उस पर मुझे कितना चेकिंग करना है अश्योरेंस देने के पहले, या क्या क्या कंप्लाई करना है, और स्पेशल पर्पस के लिए मुझे कितना स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। आई होप ये बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। जनरल पर्पस, अब स्पेशल पर्पस में तो समझाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे 800 कंप्लाई करो, बात खत्म हो गई। लेकिन जनरल पर्पस को हम फर्दर दो चीजों में बांटते हैं। जनरल पर्पस भी दो चीजों में बट रहा है, हाँ अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अब यहां से आगे बात चल रही है। क्लाइंट आया, अश्योरेंस सर्विस मांगी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस सर्विस देना है। हमने चेक कर लिया कि यार एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर हो गए डॉक्यूमेंट। अब हमें इसमें फर्दर क्या देखना पड़ेगा, इसमें हमें देखना पड़ेगा, चलो यहीं से बता देता हूँ, कि जीपीएफएस पे चेकिंग करनी है कि एफपीएफएस पे चेकिंग करना है, जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस। एसपीएफएस, एफ लिख दिया मैंने, एसपीएफएस पे तो ऐसे 800 देखो और बात खत्म हो गई। लेकिन जीपीएफएस पे अभी हमें और सोचना पड़ेगा। यहाँ क्या सोचना है सर, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन और एक होता है कंप्लाइंस करना। इन दोनों वर्ड को समझो जरा। अगर आप से ये एक्सपेक्टेड है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर प्रेजेंटेड है और मुझे अश्योरेंस देना है कि हाँ ये फेयर प्रेजेंटेड है। क्लाइंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम मेरे सामने प्रेजेंट किए हैं, मैं कौन हूँ, ऑडिटर, क्लाइंट ने मेरे सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए हैं उस पे वो मुझसे मांग रहा है कि इस पे आप ठप्पा लगा के दो कि ये फेयरली प्रेजेंटेड है मेरे द्वारा। क्लाइंट कह रहा है कि मैंने जो ये रिपोर्टिंग करी है ये फेयरली प्रेजेंटेड है, ऐसा ठप्पा आप लगाओ, ऑथेंटिकेट आप करो। तो भैया हमारी जिम्मेदारी क्या होगी। और अगर वो सिर्फ ये कह रहा है कि यार मुझे इस बात का ठप्पा नहीं चाहिए कि ये फेयरली प्रेजेंटेड है, वो ये कह रहा है कि बस इतना ठप्पा लगा दो कि मैंने कंप्लाइंस किया है, ये दोनों अलग अलग बात है। सोसाइटी जैसी कुछ अकाउंटिंग में, जैसे हाउसिंग सोसाइटी हो गई या इस तरह की सोसाइटीज में, तो केवल कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, मतलब वो केवल ये ठप्पा लगवाने आते हैं कि यार हमने कंप्लाइंस किया, हमारे ऊपर जो रूल एंड रेगुलेशन चल रहे हैं उनका कंप्लाइंस किया। लेकिन जो जेन्युइन कंपनीज हैं जिनको आप शेयर मार्केट में देखते हो, उनको तो चाहिए फेयर प्रेजेंटेशन का ठप्पा। तो गवर्नमेंट ने अपने लॉज के थ्रू, अपने रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू इस तरह का एक सेग्रीगेशन बना रखा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को फेयर प्रेजेंटेशन का ऑथेंटिकेशन चाहिए जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लायंस फ्रेमवर्क का ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो जब वो क्लाइंट आपके पास आता है और तो आपको ये पूछना पड़ेगा उससे, भैया तेरे को मेरे से कौन सी ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आ गया, यहां तक हम पहुंच गए। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तूने मुझे दिखा दिए, अब तू बता मैं कौन सा अश्योरेंस का ठप्पा लगाऊं, क्योंकि ये डिसाइड करने के बाद मैं आगे सोचूंगा कि मैं कौन कौन से स्टैंडर्ड्स पे अप्लाई करूंगा। ओके, तो फेयर प्रेजेंटेशन का ठप्पा लगवाना है तो हमें उस तरीके से देखना पड़ेगा कि यार क्या उसके अकाउंट्स फेयरली प्रेजेंटेड हैं, और कंप्लायंस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसने सिर्फ कंप्लायंस किया है। मैं इसमें थोड़ा सा अंतर बताता हूं कि कंप्लायंस और फेयर प्रेजेंटेशन में क्या अंतर है। देखो कंप्लायंस में केवल रूल है, वो रूल फॉलो हो गया मतलब हम ठप्पा लगा देंगे हाँ ठीक है इसने कंप्लायंस किया। लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन करना किसी चीज का, उसमें कंप्लायंस वर्ड तो आता ही है, मतलब कि जो भी रूल रेगुलेशन है वो तो आपने किए ही हैं, रूल रेगुलेशन तो कंप्लाई हुए ही हुए हैं, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रूल्स हैं, है ना। कोई कंपनी है तो भैया उसके ऊपर रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन तो हैं ही, कंपनीज एक्ट के हैं, अगर बैंकिंग हो तो आरबीआई के भी हैं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो आप फॉलो कर ही रहे हो,
लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। फेयर प्रेजेंटेशन वर्ड देने का मतलब है कि भाई अकेला रूल्स कंप्लाई करना सफिशिएंट नहीं है, इज नॉट सफिशिएंट। नॉट सफिशिएंट का मतलब कंप्लाई नहीं करना, ऐसा नहीं भैया, कंप्लाई तो करना ही है, ये तो मिनिमम मिनिमम चाहिए हमको, इसके अलावा कुछ और चाहिए प्लस। रूल्स तो फॉलो करो ही करो, प्लस कुछ और भी करो। कुछ और क्यों करो? रूल्स के, भैया रूल्स तो हम थोड़ा बहुत सोच समझ के बना दिए, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया रूल्स के अलावा आपके साथ जो भी कुछ घटना घटित हो रही है, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब मटेरियल, मटेरियल का मतलब जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, ऐसी सारी घटनाएं आपको शामिल करनी चाहिए, भले ही हमने उसके लिए रूल बनाया है या नहीं बनाया है। तो ऐसी सारी घटनाओं को शामिल करने के लिए आप क्या करोगे? एडिशनल डिस्क्लोजर भी दोगे, आप अलग से भी बताओगे। जितना रूल में लिखा है केवल उतना नहीं बताओगे। आप कहां बता रहा है, कौन बता रहा है? मैनेजमेंट बता रहा है। किस में बता रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रहा है, एज पर फ्रेमवर्क बता रहा है। रूल्स को तो बता रहा है कि रूल्स के हिसाब से मैंने ये फॉलो किया है, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। देखो, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, जिसके अंदर ठप्पा लगता है ट्रू एंड फेयर व्यू का। कंप्लाइंस तो करना ही है फ्रेमवर्क से, फ्रेमवर्क वर्ड सबसे पहले सिखाया मैंने। तो फ्रेमवर्क से कंप्लाई तो करना ही करना है, उसके साथ और क्या करना है? आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा। एक्नॉलेज करने का मतलब है स्पेसिफाई, स्पेसिफाई, मेंशन। यू हैव टू राइट दिस इन योर नोट्स टू अकाउंट। इट इज नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट। ये एक्नॉलेज कौन कर रहा है पहले तो समझ लो, मैनेजमेंट नहीं है। नोट्स टू अकाउंट गलत वर्ड बोल दिया मैंने। ये एक्नॉलेज कौन कर रहा है? ये एक्नॉलेज ऑडिटर कर रहा है। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये एक्नॉलेज कर रहा है कि इट इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर। जहां जहां पे एडिशनल डिस्क्लोजर है, खुद मैनेजमेंट इस चीज को समझ के अपने एडिशनल डिस्क्लोजर देता है। तुम आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगे जहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में, मैनेजमेंट ने अपने डिस्क्लोजर्स दिए हैं, ऑडिटर कह रहा है तुम्हें और डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, मैनेजमेंट कह रहा है यार मैंने तो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के हिसाब से डिस्क्लोजर दे दिए हैं, ऑडिटर कह रहा है भैया तुम पे जीपीएफएस लगता है, तुमने मुझसे अश्योरेंस मांगा है ट्रू एंड फेयर व्यू का, तो अगर तुम मुझसे ट्रू एंड फेयर व्यू का अश्योरेंस मांगते हो तो फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से तुम्हें एडिशनल डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे। तो हम ये चीज एक्नॉलेज करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ आपने प्रॉपर एडिशनल डिस्क्लोजर दिए जहां पे फेयर प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी थी। तो मैनेजमेंट खुद से भी देके रखता है कई बार, अगर उसने नहीं दिया तो हमारी जिम्मेदारी है, हम उससे एक्नॉलेजमेंट दिलवाएंगे, हम उससे ये लिखवाएंगे कि भैया ये एडिशनल डिस्क्लोजर है, ये रिक्वायर्ड नहीं था एज पर लॉ, पर हमें देना पड़ रहा है और देना जरूरी है। क्यों देना जरूरी है? ताकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंटेड दिखे। ठीक है, यूजर के लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी देसी भाषा में समझो, यूजर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, उसके लिए एडिशनल डिस्क्लोजर दिलवाता ही दिलवाता है ऑडिटर, मैनेजमेंट की इच्छा ना हो तब भी। और मैनेजमेंट अगर ये दुहाई दे रहा हो कि भैया ये तो लिखा ही नहीं है कंप्लायंस फ्रेमवर्क में, तब भी इस पे क्वेश्चन आएंगे। तो इस चीज को अभी समझ लो, ऑडिटर एक्नॉलेज करता है कि इट इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट, कि यहां पे तुम्हें एडिशनल डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बियॉन्ड देना पड़ेगा, बियॉन्ड द रिक्वायर्ड फ्रेमवर्क। तुम्हारे फ्रेमवर्क में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए रूल्स में नहीं लिखा है, रेगुलेशन में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, फिर भी देना पड़ेगा। बोले मैं बैंकिंग कंपनी हूं, मेरे को ना आरबीआई बोल रही है, ना कंपनीज एक्ट बोल रहा है, ना गवर्नमेंट बोल रही है, कोई भी नहीं बोल रहा, अकेले तुम बोल रहे हो एज एन ऑडिटर। मैं बोलूंगा हाँ, मैं ही बोल रहा हूं, अकेले बोल रहा हूं, और तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो ये ठप्पा नहीं देने वाला, फेयरली ट्रूली एंड फेयरली प्रेजेंटेड, मैं नहीं दूंगा ये ठप्पा। और इसके बिना तुम देख लो क्या होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? वो पूछेगा क्यों? क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें एडिशनली डिस्क्लोज करने के लिए बोल रहा हूं, वो यूज मेरे जजमेंट के हिसाब से यूजर के लिए बहुत जरूरी है, उसके डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते समय यूजर को
जो इंफॉर्मेशन मैं दिलवाना चाह रहा हूं वो उसको कम्युनिकेट होनी चाहिए, इसलिए मैं पीछे पड़ा हूं। तो इस तरह का कन्वर्सेशन चलता है ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में, राइट। नहीं तो मैं बोले कल को अगर तुम्हारी कंपनी सत्यम घोटाले जैसी कोई कंपनी रही और मैंने एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दिलवाए, तो कल को ऑडिटर फर्म के ऊपर भी तो केस हो जाते हैं, फिर मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो इस तरीके से बहस चलती है और देना पड़ता है, नहीं तो फिर ऑडिटर पीछे खींच लेता है, अपना हाथ, बोलता है मैं तो नहीं कर रहा, ट्रूली एंड फेयरली प्रेजेंटेड। ठीक है, हाँ मैं दूंगा इसमें एक्सेप्शन, वो आगे मैं पढ़ाता हूँ कि किस लैंग्वेज में आते हैं फिर। ओके, एक्नॉलेज। अच्छा, इसके अलावा देखो फेयर प्रेजेंटेशन में कुछ एडिशनल बात आना बहुत नॉर्मल बात है। ये बता दो, वो बता दो, वो बता दो, ये बहुत नॉर्मल बात है कि सामने वाले मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से खुद डिस्क्लोज करी है चीजें, है ना, अपने नोट्स टू अकाउंट वगैरह में डिस्क्लोज करी है, लेकिन ऑडिटर उस पर और जोर डाल रहा है कि नहीं तुम और डिस्क्लोज करो। ये एक नॉर्मल बात है। रेयर बात तो ये है कि मैनेजमेंट ने डिपार्ट किया है, मतलब जो चीज फ्रेमवर्क में लिखी थी बताने के लिए, फ्रेमवर्क में लिखी थी बताने के लिए, पर जो कंपनी है वो कह रही है कि मैं तो ये नहीं दिखा रही, क्योंकि इसको दिखाने से कंफ्यूजन बनता है, दिखाने से कंफ्यूजन बनता है। हाँ, क्या ये एक नॉर्मल बात है? नहीं, ये एक बहुत ही रेयर रेयर सर्कमस्टांसेस है कि कोई बात बताने से कंफ्यूजन बनता है, बताने से तो क्लैरिटी आती है। तो नोट्स टू अकाउंट में जो चीज फ्रेमवर्क के हिसाब से दिखाई जानी थी उससे डिपार्ट किया जा रहा है, उसे नहीं दिखाया जा रहा। क्या ये भी फेयर प्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है? यस। जो चीजें एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन क्रिएट करे यूजर के लिए, उससे डिपार्ट करना फेयर प्रेजेंटेशन कहलाता है। जो चीजें एम्बिग्वेसी एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन क्रिएट करे यूजर के माइंड में, कि कौन सा यूजर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर, उसके माइंड में एम्बिग्विटी आ रही है किसी इंफॉर्मेशन की वजह से, तो यू कैन डिपार्ट। बट बट दिस इज अ वेरी वेरी रेयर सर्कमस्टांस। ठीक है, तो पर्पस है टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन। कई बार डिपार्चर, सॉरी, बहुत कम बार, वेरी वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में डिपार्चर भी अलाउड है। तो फेयर प्रेजेंटेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी दिया जाता है और डिपार्चर से भी दिया जाता है, और कंप्लाइंस तो करना ही है। तो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बनाता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एफपीएफ। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि फ्रेमवर्क होता क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा एप्लीकेबल है, फिर हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई वो फेयर प्रेजेंटेशन है या नहीं, है ना, वो लिंक यहां तक आई है। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, अब मैं इसमें एक और, अच्छा ये भी पढ़ा देता हूँ फिर मैं एक साथ रिवाइज कराता हूँ। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो, कंप्लाइंस फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होते हैं जिसके अंदर केवल उतना ही लिखना होता है कंपनी को या एंटिटी को जितना उनके ऊपर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट डालता है, उससे ना ज्यादा लिखना है ना कम, ना कुछ एडिशन आएगा ना कोई डिपार्चर आएगा। तो फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय लॉ, जो भी फ्रेमवर्क उनके ऊपर एप्लीकेबल है, और एडिशनली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी। और वो अगर आपसे ठप्पा लगवाने आए हैं कंप्लाइंस फ्रेमवर्क का, तो अब यहाँ पे अगर तुम उससे बोलो नहीं एडिशनली ये भी लिखो वो भी लिखो, तो वो मना कर देंगे, बोले देखो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क में है तो मैं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे को ऑथेंटिकेशन किस चीज की दे रहे हो? फेयर प्रेजेंटेशन की थोड़ी दे रहे हो। यहाँ पे ये फ्रेज यूज ही नहीं किया जाता ऑडिटर की रिपोर्ट में कि मैं एश्योरेंस देता हूं कि जो भी अकाउंट्स मेरे सामने आए हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने आए हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। नहीं, हम ऐसा एश्योरेंस देते ही नहीं। तो ऐसा एश्योरेंस होता है जिसमें ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू का एश्योरेंस नहीं देता है, केवल और केवल कंप्लाइंस का एश्योरेंस देता है। एश्योरेंस सर्विस हमेशा ये रटने वाली चीज नहीं है कि ऑडिटर है तो ट्रू एंड फेयर व्यू ही बोलेगा। नहीं नहीं भाई, किस चीज का एश्योरेंस दे रहे हो? अगर तुम कंप्लाई करने का एश्योरेंस दे रहे हो तो केवल यही लिखोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि हमने ऑडिट में ये पाया कि ये पर्टिकुलर एंटिटी इसके ऊपर एप्लीकेबल सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज का कंप्लायंस करती है, इसके स्टेटमेंट इस चीज के अनुसार बनाए गए हैं। तो यहां पे हम कहीं नहीं लिख रहे कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू देती है। तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैनेजमेंट की। यहां तुम उससे झगड़ा करोगे तो भाई वही जीतेगा। तुम कह रहे हो और एडिशनल डिस्क्लोजर दे दो, और तो
वो कहेगा एडिशनल एडिशनल कुछ नहीं। क्या मैंने तुमसे ट्रू एंड फेयर व्यू का एश्योरेंस मांगा है? क्लाइंट ऐसा पूछेगा तुमसे, तुम कहोगे नहीं, तुमने तो कंप्लायंस का मांगा है। हाँ, तो कंप्लायंस का मांगा है तो कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन में, हाँ मैंने कहीं अगर गलती करी है, क्लाइंट बोल रहा होगा अगर मैंने वहां गलती करी है तो तुम बिल्कुल रोको, मैं उसको ठीक कर लेता हूं, पर तुम मुझसे एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं मांग सकते। जितना मेरे को फ्रेमवर्क और एप्लीकेबल लॉज रूल्स रेगुलेशन बोल रहे हैं, मैं उतना ही लिख के दूंगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट्स इट। और उसके ऊपर ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट देगा उसके अंदर वो भी फेयरली प्रेजेंटेड, ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सब लिख के नहीं देगा। लेकिन अगर सपोज इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि अगर लॉ ही किसी टाइप की एंटिटी है जिसका लॉ ही कहता है कि भैया नहीं यहाँ पे तो एडिशनल डिस्क्लोजर लगेंगे, यहाँ पे तो ट्रू एंड फेयर व्यू ही चाहिए, तब फिर तो खेल खत्म। फिर तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क और उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए एफपीएफ में कोई अंतर ही नहीं रहा, फाइनेंशियल फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कोई अंतर नहीं रहा फिर उसके लिए। तो ये अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ वाली लाइन चेप रखी है कि कल को कोई लॉ नहीं कह दिया तो क्या होगा। लॉ लॉ नहीं कह दिया तो भाई लॉ जो कह रहा है वो फॉलो करो, तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर ही घुस गया एफपीएफ। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार चीज ध्यान से देखो, एक दो बार वीडियो देखोगे ना तो ये सब शब्द तुम्हारे दिमाग में सेट होने लगेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो चलो कंक्लूड करें। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आया है, हम ऑडिटर हैं या हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्लाइंट आया बोला हमको अश्योरेंस सर्विस चाहिए, क्या आप देते हैं? हमने कहा बिल्कुल हम देते हैं अश्योरेंस सर्विस। बताओ कौन से कौन सी चीज़ों पे अश्योरेंस सर्विस चाहिए आपको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंश्योरेंस पे अश्योरेंस सर्विस चाहिए या अदरवाइज चाहिए? उन्होंने कहा नहीं हमको तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे चाहिए। अब मेरा अगला सवाल क्या होना चाहिए, यहाँ पे अपना दिमाग चलाओ। ठीक है, नहीं नहीं चल रहा है तो फिर से वीडियो देख के यहाँ तक आना। अब उसने कहा कि मुझे जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस दोनों में एक पे चाहिए। अगर उसने कहा स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस का मतलब हमारे दिमाग में सेट हो गया ऐसे 800। हमने कहा ठीक है, स्पेशल पर्पस मतलब उसका कोई एक पर्टिकुलर यूजर होगा, उस पर्टिकुलर यूजर ने कोई फॉर्मेट दिया होगा उसको, उस फॉर्मेट पे हमें यह एश्योरेंस देना है कि उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से ठीक है कि नहीं। ओके, अगर उसने कह दिया जनरल पर्पस, तो जनरल पर्पस के अंदर हमारे दिमाग में दो चीजें आएंगी भाई, जनरल पर्पस में भी दो तरह के रिपोर्टिंग होती है, एक होती है फेयर प्रेजेंटेशन रिपोर्टिंग और एक होती है कंप्लायंस रिपोर्टिंग। जनरल पर्पस के अंदर फेयर प्रेजेंटेशन रिपोर्टिंग अगर वो हमसे मांग रहा है तो हमारे जवाब जो फाइनल रिपोर्ट जाएगी एज एन ऑडिटर हमारी, उसका मतलब ये होगा कि हम उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू लिखेंगे कि भाई इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या प्रेजेंटेड फेयरली है। ठीक है, अगर उसने हमसे कंप्लायंस रिपोर्टिंग पे अश्योरेंस मांगा है तो उसमें हम केवल ये लिखेंगे कि इसने जो भी एप्लीकेबल रूल्स लॉज रेगुलेशंस थे उनका कंप्लायंस किया है, उसके अंदर हम ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं लिखेंगे। ये जो फेयर प्रेजेंटेशन का हम लिख के दे रहे हैं उसको ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब एफपीएफ वाला पार्ट। ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो कंप्लायंस में आपसे रिक्वायर्ड किया गया है उसके बियॉन्ड जाके चीजों को देखो। सिर्फ कंप्लायंस सफिशिएंट नहीं होता, कंप्लायंस के साथ साथ अगर कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसे एडिशनली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में आप डिपार्ट भी कर सकते हो किसी इंफॉर्मेशन को दिखाने से, जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, उसी को से तो डिपार्ट करोगे। डिपार्ट किससे करोगे? जो नेसेसरी थी दिखाने के लिए, उससे डिपार्ट करोगे। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क से में एडिशन भी किए जा सकते हैं और डिपार्ट भी हो सकता है। डिपार्ट बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है, एडिशनल तो बहुत जनरल चीज है। जहां पे लगता है ऑडिटर को उसके नॉलेज जजमेंट स्किल से कि भाई यहाँ पे एक एडिशनल डिस्क्लोजर आना चाहिए, वो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करता है और मैनेजमेंट उस एडिशनल डिस्क्लोजर को दे देता है। अगर वहाँ बहस होती है तो फिर बात वहां जाके अटकेगी कि ऑडिटर कहेगा कि यार मैं तो फेयरली प्रेजेंटेड नहीं कह सकता आपके अकाउंट्स को अगर आप ये एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हो तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो उससे तय करो आप अश्योरेंस सर्विस लेने आए हो या अदर रिलेटेड सर्विस लेने आए हो। अश्योरेंस सर्विस लेने आए हो तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे लेने आए हो या अदरवाइज इंफॉर्मेशन पे लेने आए हो। अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे लेने आए हो तो देख, यहां से आप आज से टोन बदल गई, ये तो पिछले लेक्चर तक थी। तो आपके ऊपर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है? एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ के बाद नेचर पकड़ो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जीपीएफएस, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस हुआ तो ऐसे 800 खत्म। जनरल पर्पस हुआ तो सारे ऐसे 200 से लेकर 720 सब कंप्लाई कराना पड़ेगा। बड़ा काम मिला है। स्पेशल पर्पस मतलब छोटा काम मिला है, जनरल पर्पस मतलब बड़ा काम मिला है। और बड़ा काम मिला है तो बड़े काम में फिर चेक करो कि हमें कंप्लाइंस फ्रेमवर्क पे बात करनी है या फेयर प्रेजेंटेशन, मतलब एफआरएफ और कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, है ना। जितनी बार इस चार्ट को बनाओगे ना दिमाग में अभी इस लेक्चर को देखने के बाद, उतना श्योर हो जाओगे। मैंने कुछ वर्ड यूज किए, ठीक है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस के अंदर दो, एक है फेयर प्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं एफआरएफ फ्रेमवर्क, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। इस चार्ट को 2-3 बार बस ऐसे बना लो रैंडम। फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर 3 चीजें हो सकती है। कंप्लायंस तो करना ही है फ्रेमवर्क के साथ, कंप्लायंस विथ फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, हाँ। इसको लिख देते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ, एएफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ। और इसके साथ एडिशनल अगर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है तो वो भी देने पड़ेंगे, और डिपार्ट भी कर सकते हो, फॉर विद द पर्पस और विद द इंटेंशन और विद द ऑब्जेक्टिव फॉर फेयर प्रेजेंटेशन। अगर फेयर प्रेजेंटेशन होता है तो ही आता है ट्रूली प्रेजेंटेड या फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू। ये स्टेटमेंट ऑडिटर से ये ऑथेंटिकेशन तभी मिलेगी जब फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होगा, और उसको अचीव करने के लिए कंप्लाइंस भी करने, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नोट्स अकाउंट में देनी पड़ सकती है मैनेजमेंट को, डिपार्ट भी कर, रेयर सर्कमस्टांसेस में करना पड़ सकता है। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के अंदर तो सिर्फ लॉ का कंप्लाइंस करना है, सीधी सी बात है। यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू जो स्टेटमेंट है वो यूज नहीं होता अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। इन चीजों को अच्छे से समझ के चलो। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए वैल्यू एडिशन होगा, है ना। इससे कुछ यूटिलिटी होगी, तो ये जो मैं कह रहा हूँ इसको फॉलो करो। आगे जाके ये शब्द एप्लीकेबल एफआरएफ बहुत बार यूज करेंगे हम, ठीक है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ये दो शब्द तो गजब यूज होने वाले हैं, ये समझ लो तुम, एप्लीकेबल एफआरएफ और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैं इस शब्द का क्या करूं, क्यों लाया हूं, या मैं जब कोई टोन सेट कर रहा हूं, मैं कोई आंसर लिख रहा हूं, तो मुझे कब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज करना है, कब एप्लीकेबल एफआरएफ यूज करना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।